तो प्रेजेंटेशन है ना, कंटेंट से ज्यादा जैसे एग्जामिनर आपके आंसर स्क्रिप्ट ओपन करे, उसको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन कौन सा है। कि जैसे एक नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट का मैंने जब चेक किया था, इवेलुएट किया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो मुझे विवेक की ये वाली बात बहुत अच्छी लगी, इसने टॉप में क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, और ये यूथ। अब फिर उसके बाद आप देखना, आरसी क्वेश्चन नंबर 2, साफ साफ देखो दिख रहा है, और फिर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लिख दे, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप अगर क्वेश्चंस को ऑल्टर भी करते हो ना, कि सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हो बाई चांस, और लास्ट में ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को ऑल्टर नहीं करना है, ये याद रखना, जैसा है वैसे ही आप लोगों को लिखना है। ओके। दूसरी चीज मुझे इसकी अच्छी बात क्या लगी, इसने ना ऐसे लाइन भी दिया है, ऐसे अगर आप देखोगे, एक तो फ्रेश पेज से इसने स्टार्ट किया है, जो सारे एनरोल स्टूडेंट कर रहे हैं फ्रेश पेज से, क्योंकि ऐसा है, आप लोगों को ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इसने ऐसे खत्म किया। ओके। तो इसका ऐसे यहाँ पे खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका रीडिंग कॉम्प्रेंशन इसका यहाँ पे खत्म हो गया। तो बस इसने ये गलती की कि इतना गैप देकर क्यों ये लाइन खींच रहे हो, आप यहाँ पे लाइन खींचो, और फिर ये जो पार्ट ऑफ द पेज ब्लैंक है, इसको ऐसे, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन नहीं छूट रहा, आप बकायदा क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड हो रहे हो। ओके। तो ये सिग्नल है इस चीज का। तो आप ऐसे ही करोगे, ये अक्रॉस लाइन, और फिर इफ द पार्ट ऑफ द पेज इज लेफ्ट ब्लैंक, तो इसको डायगनली क्रॉस थ्रू कर देना। अंडरस्टूड। अब फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये नेक्स्ट टेस्ट पेपर में करके देखो, बहुत अच्छा रहेगा। ओके। इंट्रोडक्शन, रिस्क, इसका यहाँ खत्म हुआ, इसने अक्रॉस, डायगनली। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितने अच्छे से नजर आ रहा है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से नजर आ रहा है। हाँ, एक चीज ये कर सकता है, ये हटाओ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख दो, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर लिखो ना, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड। ओके, वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इसको हटाओ, यहाँ पे फिर कुछ मत लिखो, फर्स्ट। ओके। और इसने देखो इस मार्जिन को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट भी किया है, मार्जिन के अंदर इससे कुछ भी नहीं लिख रहा है, देख लो कहीं पर भी नहीं, तो ये चीज इसकी अच्छी है। तो मुझे ना इसका जो इवैल्यूएशन था ना, मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया था, मगर इससे ना पेजेस अच्छे से मर्ज नहीं किए थे, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। अदरवाइज देखिए, अक्रॉस और डायगोनल, ठीक है। ओके। अब मैं आती हूँ, सिंस चलिए सबसे पहले मैं मोहित का देख रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखा ही नहीं इसने, हालांकि ऐसे लिखा है, मगर क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है। तो मोहित, नेक्स्ट टेस्ट पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जैसे कि विवेक ने दिया वैसे ही करो, क्वेश्चन नंबर 2, और फिर ओके। ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, और फिर जो भी है, फाइन, इस तरह से। इंट्रो, कभी भी इंट्रो और कंक्लूजन कभी भी अंडरलाइन नहीं करते हैं, कभी भी अंडरलाइन नहीं करते, अंडरस्टूड। यस। अब क्या चीज अंडरलाइन करना है, हिस्टोरिकली आपको क्या लगता है मोहित, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं इंपॉर्टेंट है ना, नेशनल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। नेशनल मूवमेंट जैसे ही अंडरलाइन करोगे ना, एग्जामिनर कनेक्ट कर लेगा, यूथ को नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट किया है इसने, भगत सिंह, बस खत्म। और कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं। नेशन इज शेप्ड बाय इट्स यूथ, अरे भाई नेशन इज शेप्ड बाय, ये तो यहीं पे बोल रहा है। आप इसको अंडरलाइन करके क्या बताना चाहते हो, कुछ नहीं। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि नेशन सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो लेकर आ रहा है, उसके लिए क्या एविडेंस आप दे सकते हो। तो दिस लाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, सोशली इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके। हाँ, मुझे अब समझ में आ रहा है, जैसे हिस्टोरिकली, यानी आप हिस्ट्री में कैसे, अगर आप पीछे जाओगे तो यूथ ने कैसे पार्टिसिपेट किया फ्रीडम स्ट्रगल में, फिर आप सोसाइटी में चेंज लेकर आने के लिए यूथ क्या कर रहा है, मैं समझ रही हूँ, मगर ठीक है, अंडरलाइन कर लिए तो ठीक है। ओके। अब यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस, नॉर्म्स एंड सोच, तो एक एग्जाम्पल देने में क्या जा रहा है, ये तो सभी को पता है, दे दो, ठीक है। और ये सबको अंडरलाइन कर सकते हो, कंटेंट अच्छा दिया है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जरूरी नहीं था अंडरलाइन करना। ओके। अच्छा, वर्ड्स काउंट किया क्या मोहित? नो मैम, मैंने आइडिया लगा रखी, 3 पेजेस हो जाते हैं तो मेरा ऐसे के वर्ड लिमिट हो जाती है।
मगर ठीक है, आपका वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने जब सेकंड टाइम आपका देखा ना, तो आपका यस ना मैम। गैप बहुत है, दो लाइंस के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में, तो मुझे नहीं लगता आपने वर्ड लिमिट क्रॉस किया है। एक्चुअली मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी इलेजिबल हो जाती है, इसलिए मैं पूरा गैप दे दे के लिखता हूँ। आई अंडरस्टैंड। ठीक है। चलिए, आपके पास टाइम नहीं था इसकी वजह से, मतलब मोहित के पास टाइम नहीं था, और इसने आरसी नहीं अटेम्प्ट किया, ओके। तब भी इसको 32 आए हैं। अगर आप सोच लो, अगर ये आरसी अटेम्प्ट कर लेता तो क्या होता। ठीक है। तो इसका आरसी चला गया। अब मैं आप लोगों को मैं एक चीज बता, जो टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। अच्छा, अब एक और चीज मुझे मोहित को बतानी है। देखो, क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है? रिस्क है ना, तो आप चैलेंजेस लिखोगे ही नहीं, आपको रिस्क ही लिखना है। ओके। ओके मैम। मैम एक डाउट है मैम, हम्म। जैसे कि ऐसे में सोशली पॉलिटिकली और जो डायमेंशंस थी वो, जो एग्जाम में उसको क्लैरिटी आ जाएगी, अब सोशली स्टार्ट हो गया, पॉलिटिकल हाँ, स्टार्ट हो गया, कर इसलिए सकते अंडरलाइन। हो, कर सकते हो, मगर हाँ, कर सकते हो। मुझे उसमें क्या था कि ना, अंडरलाइन करना मुझे सही नहीं लग रहा था, मगर ठीक है। आप अलग अलग डायमेंशन लिए, सोशली, पॉलिटिकली, पॉलिटिकली तो नहीं लिए, हिस्टोरिकली और सोशली लिए हैं। ठीक है, अंडरलाइन करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर उसके अंदर के एग्जाम्पल को अंडरलाइन करो। ओके मैम। ओके। अब जैसे ही ना, फूड वेस्टेज है, तो फूड वेस्टेज क्या होता है, ये लिख दो तो बेटर नहीं रहेगा। और ये हेडिंग है, इस तो हेडिंग को थोड़ा बड़ा लिखो ताकि दिखे। ओके। ठीक है। यस मैम। अब मैं मयंक का ले रही हूँ। मयंक ने सारा अटेम्प्ट किया है। ओके। अब टाइम मैनेजमेंट की बात है। तो मयंक ने जब टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया, या मैं मोहित का भी बोल रही हूँ, आपको आरसी में टाइम लगता है, रीड करो और फिर लिखो। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट टेस्ट पेपर से ये एक्सपीरियंस मिला है कि अगर हम, मैं सिर्फ मयंक की बात करें, अगर हम आरसी को अटेम्प्ट लास्ट में करते हैं तो बेटर नहीं है, क्योंकि आरसी ज्यादा टाइम लेगा और हमें नहीं पता कि कितना डिफिकल्ट पैसेज है, फर्स्ट चीज। ओके। तो जो चीज आपको लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे जो सीएपीएफ का एग्जाम होता है, उसमें प्रेसी आती है, प्रेसी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, यूपीएससी लेवल का होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रेसी। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, 200 मार्क्स का पेपर होता है, आप सोचिए, मतलब 3 घंटे में उन लोगों को 200 मार्क्स का पेपर करना है। अब 200 मार्क्स सारा डिस्क्रिप्टिव है, इमेजिन। वो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अब प्रेसी जो है ना, वो बहुत टाइम लगाता है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ, 15 मार्क्स की प्रेसी आती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करो, ताकि फ्री माइंड कर होके एकदम अटेम्प्ट करोगे, ताकि आपको कोई बर्डन नहीं रहे कि मुझे ये भी क्वेश्चन करना है तो इसको हड़बड़ी में करूँ, वो नहीं है। पहली चीज तो ये, आरसी लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, मयंक। ओके। सेकेंड, सबसे पहले आप पैसेज मत पढ़ना, सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, तो क्वेश्चन पढ़ने से क्या, और जल्दी जल्दी पढ़ो, और उस क्वेश्चन में कीवर्ड निकाल लो, और फिर पैसेज पढ़ो, तो बिफोर मतलब विजिटिंग द पैसेज यू विल गेट टू नो कि व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट। आपको पहले ही पता चल जाएगा पैसेज किसके बारे में। तो आप ये काम करते हो क्या, मयंक? यस मैम, करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर पैसेज में जाओगे। ठीक है। ओके मैम। और उसी समय जब पैसेज पढ़ोगे ना, तो फर्स्ट रीडिंग में ही, इफ यू रिमेंबर, इफ यू कैन रिकॉल द क्वेश्चन, तो आप उसी समय हाईलाइट कर सकते हो, अरे ये वाला क्वेश्चन था ना। तो अच्छा, वहीं पे उसी समय आप ऑफलाइन है ना, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। अंडरस्टूड। तो मेरे ख्याल से इससे टाइम कम लगेगा, बस कोशिश करो सेकेंड टेस्ट पेपर में इस तरह से करने की। और जिस तरह से विवेक ने किया है ना, यहाँ पे न लिख के ऊपर में लिखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटर है। यस मैम, ठीक है। ठीक है। यस। और इससे तो खैर अच्छा ही लिखते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रोडक्शन ये वाला, जब कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है कि आपको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस लिखने का कोई मतलब ही नहीं था। सीधे आप बता दो ये फूड वेस्टेज क्या होता है, और इतना बड़ा। अब देखो, एक चीज और बताती हूँ आपको, असली में मार्क्स पता है किस में मिलते हैं? क्वेश्चन का जो डिमांड है ना,
उसका आंसर करोगे ना तब मार्क्स मिलेंगे। हम इंट्रोडक्शन क्यों देते हैं? ताकि हमें इस चीज को इंट्रोड्यूस करना है। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस सीधे हम नहीं लिख सकते, हमें इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि फूड वेस्टेज होता क्या है। तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इसको अननेसेसरी इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, छोटा करो, वैसे भी टाइम तो है नहीं ना। 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन को फिनिश ऑफ कर दो। और कंक्लूजन क्यों देना होता है? एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपका स्टैंड क्या है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन। ओके, इसीलिए उसको भी छोटा ही रखो, कंक्लूजन को भी। फाइन। देखो कितने अच्छा प्रेजेंटेशन है, देखो 2 क्वेश्चन के बीच में, 2 आंसर्स के बीच में ऐसे लाइन खींच देना। और पेंसिल से लाइन खींचना ना बड़ा अच्छा रहता है। पूरा डिमार्केशन हो गया है, कोई झंझट ही नहीं है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हुआ। ओके। मैम एक डाउट है, हम्म। एग्जाम में ऐसी लाइन डाल सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में? बिल्कुल। आप लोगों को ऐसे भी प्लेन शीट मिलेगी, क्वेश्चन प्रिंटेड रहता नहीं है। यस आप मैम। लाइन खींचोगे तो अच्छा है। ओके मैम। ओके। यस मैम। हाँ, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मयंक? अच्छा, अब एक सेकेंड, मयंक आपको एसए में कितना टाइम लगा? मैम लगा था, आई थिंक 20 मिनट्स के अराउंड तो लगा है। 20 मिनट्स? यस मैम। मैक्सिमम कि मिनिमम? मिनिमम मैम। मिनिमम है, अरे बाप। हाँ, इतना मिनिमम ही है अराउंड। तो फिर 20 मिनट्स तो कम ही हो गया ना। एसए में 25 मिनट्स लगा, सेम। और एलक्यू में? मैम एलक्यू में दोनों को मिलाकर 20 to 25 मिनट्स। मैक्सिमम? मैक्सिमम इतना ही था, 25 ही लगा था। तो आरसी में आर आपको कितना लगा? आरसी में जल्दी लिखने में थोड़ा, मतलब 15 मिनट लगे हैं उसमें। दस ठीक है, पंद्रह मिनट तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम है। ठीक है। मैम। मैम जैसे इसमें लास्ट क्वेश्चन जो आपने वो आंसर, जैसे इसमें 0 दिया है ना, जैसे हम्म। इसमें वो फ्रेम जो मैंने आपका आंसर देखा था तो वो एक्चुअल आंसर था, बट मैं उसको इतनी जल्दी मतलब मैं ग्रास्प समझ कर ही नहीं नहीं पाए। पाया। जी, वो ही दिक्कत आ रही है, मतलब आरसी में, मतलब पहली बार ही इतना टाइम क्रंच में थोड़ा फेस किया था, तो मैं भी शायद आगे टेस्ट में थोड़ा ठीक रहेगा। अच्छा, अब मैं मोहित से पूछती हूँ। मोहित ने तो आरसी छोड़ दिया, यानी 1 घंटे का पेपर मोहित ने कंप्लीट किया जिसमें उसने एसए लिखे और एलक्यू लिखे। ओके, तो उसने आरसी पूरा छोड़ दिया। तो चलिए मोहित बताइए, आपको ऐसे में कितना टाइम लगा? मैम मेरे पहले 5 मिनट्स तो लाइन खींचने में चले जाते हैं मैम। अच्छा, अब सुनो, एक सेकेंड। यस। अगर आप एडमिट कार्ड पढ़ोगे ना, एडमिट कार्ड में अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ो। एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको पहले आंसर स्क्रिप्ट मिल जाएगी। यस मैम। है ना, लिखा हुआ है ना? यस मैम। हाँ, तो आप वो लाइन लाइन खींचने का काम तो पहले करो ना, आपका उसमें यस टाइम मैम। कंज्यूम नहीं होगा। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, ठीक है। तो लाइन खींचने में कितना टाइम लग जाता है आपको? 5 मिनट लग जाते हैं मैम मेरे तो, लाइन अच्छी से ये डलते हैं। मार्जिन खींचने में? मैम उस वक्त तो हमें पूरी ही शीट्स में लाइन खींच देनी है, जितनी भी शीट्स प्रोवाइडेड होंगी उसमें नहीं नहीं, बुकलेट पूरी में। शीट देखो, कितने कितने पेजेस की शीट मिलती है? 24। यहाँ पर तो आपको 24 मिल रही है, 24 में आपका पूरा खत्म हो जाता है, राइट? नहीं, अभी जैसे अगर अभी की बात करें तो 3 पेजेस का ऐसे, और हाँ। 5 5 पेजेस में, मैक्सिमम 5 में 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, और टू और पेजेस हम्म। आरसी? में 2 पेजेस मैक्सिमम। आरसी टू हम्म। पेजेस 5, 6, 7 और अराउंड 10। 10 पेजेस। 10 पेजेस तो में। मैं कह रही हूँ 12 पेजेस में लाइन खींच लो। ओके। है ना, पता नहीं कितने मिलते हैं, 25 पेजेस तो मिलेंगे मुझे जहां तक लगता है, मगर मुझे नहीं यस। पता। 12 पेजेस में लाइन खींचो। लाइन खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत ज्यादा। आप लोग पता नहीं, कोई किसी किसी को लगता होगा नहीं इंपॉर्टेंट, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 पेजेस में लाइन खींच लो। अच्छा, एक बात बताओ, लाइन कैसे खींचते हो आप? स्केल स्केल से खींचते हो कि पेज को ना फोल्ड करके भी खींचते हैं? वो बहुत आसान होता है वैसे। मैम स्केल से ही खींचते हैं, 15 सेंटीमीटर वाला स्केल से छोटा। खींचते हैं। स्केल से? बड़े वाला लेके यस। जा सकते एग्जाम में। हाँ, बड़े वाला चाहे तो, मगर वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यस मैम। स्टील वाला नहीं। हाँ, मैं बड़ा क्या वाला फिर करती थी? टाइम सेव हाँ, कर देगा। बड़े वाले में टाइम नहीं लगता। मैं क्या करती, ये वाला जो पेज है ना, इसको मैं फोल्ड कर लेती थी।
मतलब मैं स्केल नहीं लेकर जाती थी, क्योंकि बड़ा स्केल लेकर जाना है बड़ा इनकन्वीनियंट है। ओके। और फिर वो हम्म, ना स्केल है ना, शार्प भी होता है, आपको पता है, मेरी बार उंगली भी कटी हुई है। इसीलिए हम्म, मुझे डर लगता है। तो मैं क्या करती थी, मैं ये वाला जो पेज है ना यहाँ से, इसको मैं फोल्ड कर लेती थी। ओके। फोल्ड हाँ करके वो उसमें मार्क बन जाता है ना, फोल्ड जब करते हैं तो, और फिर बस उसका ऐसे करके खींच देती थी लाइन। गॉट हम्म। इट। यस मैम। आप कोई भी कागज को फोल्ड करोगे और अच्छे से दबा दबा के फोल्ड करोगे तो वो मार्क नहीं हो जाता है। यस यस मैम। मैम। हाँ, तो वैसा मैं करती थी, क्योंकि मेरी बार उंगली कटी हुई है स्केल से, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, वो स्टील का जो स्केल होता है ना, उसका हाँ जो उसी से। कॉर्नर होता है, अरे बाप रे बाप, खतरनाक। ठीक है। तो ये ऐसा मैं करती, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, आप चाहो तो फिर स्केल से कर लो, वो आपकी मर्जी। अब देखो। मैम आई थिंक मुझे ना ऐसे में टाइम इसलिए भी लगा कि शायद मैंने वर्ड लिमिट ही क्रॉस कर दी है। मैं अभी गिन रहा था तो मैंने क्रॉस कर दिया। आई थिंक थ्री अच्छा, फिफ्टी से भी ज़्यादा हो सकता है वो। अब तो आपको इतने मार्क्स मिलने भी नहीं चाहिए। 300 350। आपका है ना थोड़ा सा कंजेस्टेड भी है मयंक, है ना? एक हाँ मिनट जी देखती मैम। हूँ मैं इससे। मैम ने स्टार्ट तो मैंने यही ध्यान में रख के करा था कि गैप रखो, बट बाद में नहीं, जैसे आप स्पीड ऐसे, बढ़ती है तो। एक सेकंड, नहीं आपने वर्ड लिमिट आपने सच में काउंट किया है? मुझे तो नहीं लगता आपने वर्ड लिमिट क्रॉस किया है। मैम इस सेकंड वाले पेज में तो 200 के आसपास तो हो ही गया है। मगर आपका तो सेकंड दो ही मतलब। पेज लगा है ऐसे में। हाँ जी। तो दो पेज में तो टू मतलब 300 वर्ड्स हो गए होंगे। 300 तो हो ही गए हैं हाँ। आपने काउंट किया कितने वर्ड्स थे? मैं अभी सेकंड पेज को काउंट ही कर रहा था तो उसमें तो 200 तो हो गए थे। नहीं, आपका तो नहीं, आपने वर्ड लिमिट नहीं क्रॉस किया जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, एक बार ओके काउंट मैम। कर लेना, आपको पता हाँ होना जी। चाहिए। ओके। अच्छा ओके। मोहित, अब मुझे बताओ। चलिए पहले हम मोहित का देखते हैं। ऐसे। हाँ मैम, एक्चुअली ये भी हुआ कि फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट था तो मैं ऐसे बहुत आराम आराम से लिख रहा था। हम्म। तो उसमें अराउंड 25 मिनट्स लग गए और फिर नहीं, अराउंड 25 मैक्सिमम कि मिनिमम? लाइक अगर मैं 25 में लिख सकता हूँ मैम, अगर वैसे अच्छा। अगर मैं सीरियस होके लिखूँ तो। और एल क्यू तो अभी वाला बताओ। एल क्यू इस बार 15 15 लग गए और फिर टाइम अप हो गया था। अच्छा, यानी आपने एल क्यू में, अरे बाप रे, यानी, ओके, आपने पूरा इसी में चला गया आपका। अंडरस्टूड। और फुल लेंथ टेस्ट फर्स्ट था ना मैम, तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा आइडिया नहीं था तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो लिख रहा था। अच्छा, कितने और बजे आपने लिखा था ये फुल रन टेस्ट? लाइक मैंने टाइमर लगा के लिखा था मैम, 1 आवर का। हाँ, नहीं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून? आफ्टरनून आफ्टरनून में लिखा था मैम। हम्म। आप सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हो पढ़ाई में? मतलब जैसे होता है ना, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है। तो मैं नाइट पर्सन हूँ। तो फिर नाइट में लिखने की कोशिश करो, ओके। देख तो मेरे लेना। एक डाउट है मैम मेरा। हम्म। लाइक मेरे को, लाइक मैंने वो जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिस्क्रिप्टिव दिया था उसमें मेरे 70 मार्क्स थे, बट मैं फाइनल मेरिट आउट था। और सुप्रीम कोर्ट में भी 60 मार्क्स थे, फाइनल मेरिट आउट। अब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं हूँ, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, मतलब जैसे मेरे को लगता है। तो कितना मैटर मेरे को लगता है, जो एग्जामिनर वो कंटेंट तक पहुंच ही नहीं पाता, वो राइटिंग देख के एवरेज मार्क्स देख के आगे हो जाती है, उनको बहुत सारी नोट चेक करनी होती है। तो मेरे को क्या करना चाहिए मैम? अच्छा मोहित, एक बात बताओ, ये जो राइटिंग आपने लिखा है, ये सेम राइटिंग आप जेसीए ये सब में दिए हो? सेम राइटिंग? हाँ सेम है, बट अब आपने थोड़ा इम्प्रूव के लिए बोला कि गैप रखो, लाइन मार्जिन डालो। पहले तो उस गैप पे रखते थे? पहले जितना एग्जाम दिए उसमें गैप रखते थे? मैम क्या होता है कि जैसे अभी मेरे को पता है गैप देना है, पर एग्जाम में जब टाइमर होता है ना, तो हम्म। फिर आइडिया नहीं रहता मैं गैप कितना दूं। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं थोड़ा खुला खुला लिखूं क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छा। खराब है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो कोशिश खुला खुला लिखने की है, ये पहले जेसी एग्जाम में किए थे या नहीं किए थे? ये था मैम मैंने। ओके, अब सुनो मेरी बात। आपकी राइटिंग खराब नहीं है। ओके। यस आपकी मैम। राइटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जो अभी छोड़ दो, मैं मतलब अगर मैं इवेलुएट कर रही हूँ तो मुझे राइटिंग में आपकी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। एक एग्जामिनर अगर आपकी देखेगा तो आपकी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ओके। अगर आपको मौका मिलता है ठीक करने का, तो अपर जोन को ठीक करो। ओके। यस मैम। तो अभी देखिए, एग्जाम में कितना कम टाइम रह गया है ना।
अब यस इतने मैम। कम टाइम में आप अभी अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दो। अगर आप खुला खुला नहीं भी लिखोगे, सपोज ये बहुत ज्यादा गैप है, अगर आप इसको कम गैप भी दे दोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपकी राइटिंग समझ में आ रही है। ये राइटिंग बिल्कुल भी खराब नहीं है, ये एक अबव एवरेज राइटिंग है। अंडरस्टूड? यस बेहतर मैम। बस इतना होगा कि ये कर लो, मगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इस पे भी ध्यान मत दो। बस खुला खुला लिखो और अच्छा लिखो। नीट है वर्क, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ठीक है, ओके मैम। मैच्योर है राइटिंग आपकी, राइटिंग मैच्योर है, मतलब बच्चों जैसी राइटिंग नहीं है आपकी। ठीक है, ओके। इस चीज पे ध्यान मत दो। अब क्या करना है देखिए, देखिए, ऐसे आपको, मयंक ने 20 मिनट्स में किया है, मगर 300 वर्ड्स है ना, 15 मिनट से लेकर 20 मिनट्स, कोशिश करो 15 मिनट्स में खत्म कर लो ऐसे को। ओके, फिर क्या है? एल क्यू, आरसी सबको ही लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। सिंपली आरसी एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करो, आरसी मत पहले अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसको रीड भी करना होता है। एल क्यू है, आपको ज्यादा से ज्यादा एल क्यू 20 मिनट्स में खत्म करना है, तब जाके आप आरसी को 20 मिनट्स में खत्म कर पाओगे। हो गया क्या ये? 1 घंटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गॉट इट? यस मैम। यही काम करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। जिसको भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, अगर, और इसमें भी एसए और एलक्यू में भी ध्यान रखना, अगर आपको एलक्यू ज्यादा आसान लग रहा है एसए से, तो सबसे पहले एलक्यू अटेम्प्ट करो। और फिर जब एलक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर दोनों एलक्यू अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं करना एक एलक्यू फिर एक ऐसे, ऐसे नहीं करोगे। दोनों एलक्यू अटेम्प्ट, जो सबसे इजी वाला है वो पहले अटेम्प्ट करना, जो सेकंड इजीएस्ट है वो बाद में अटेम्प्ट करना। ओके, और फिर जाके एसए और लास्ट में आरसी। अंडरस्टूड? यस क्लियर? मैम। यस मैम। अच्छा, अब मैं, विवेक है क्या? ओके, विवेक का तो मैंने खैर बता दिया है, मगर विवेक कोई क्वेश्चन है? नो मैम। अरे होना चाहिए ना, देखो ये क्या काम किया आपने, इतने टाइम से आप ऐसे दे रहे हो, और आपने ना ऐसे क्वेश्चन को ही एक्सपोज कर दिया, शुरुआत में इंट्रो के पहले लाइन में ही कर दिया। यस यस मैम, थोड़ा वेरी टाइम 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 के उसमें थोड़ा वो हो गया। मतलब शुरुआत में ही टाइम खराब हो गया। नो मैम, मैंने पहले आरसी अटेम्प्ट की थी, फिर उसके बाद एलक्यू मैंने ओके, ऐसे लास्ट। अंडरस्टूड, मगर आपने पेजेस को दूसरे हिसाब से मुझे दिया है ना? यस मैम। ओके, तो पहले क्या अटेम्प्ट किया था विवेक? आरसी मैम। ओके, फिर क्या अटेम्प्ट किया? फिर एलक्यूज मैम। फिर एलक्यू अटेम्प्ट किया। ओके फाइन, ठीक है, तो आपको ये अपनी गलती का पता चल गया ना? मगर यस फिर ठीक है, फिर आगे आप, ठीक है, आपका सही हो गया आगे, है ना? अब इसमें ये वाले में मैं थोड़ा इसको बड़ा करूंगी। देखो, ये जो पैराग्राफ है, बट दिस पॉलिटिकल सोच इज इनकम्प्लीट विदाउट द स्मूथ ट्रांसफर पावर टू अ स्टेबल गवर्नमेंट एज सीन इन बांग्लादेश इन मोर देन ईयर एंड इफेक्टिव स्टिल अवेटिंग, दिस हैज लेड टू फर्दर इंस्टेंस ऑफ प्रोटेस्ट विच हैज हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। यहाँ पर कहाँ पर यूथ है? आप कुछ भी आप कंटेंट दे रहे हो ना, आपको उसको कनेक्ट करना है क्वेश्चन से। क्वेश्चन है यूथ द कैटलिस्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हो। ये कंप्लीटली डेविएटेड कंटेंट है, इसमें कहीं यूथ नहीं है। अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है, तो खैर, अब इसमें जो वेनेजुला का एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आया, इसको आप कैसे कनेक्ट किए हो यूथ से? मैम वेनेजुला में काफी टाइम से हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है ना, वो वहाँ पे यूथ का प्रोटेस्ट आजकल में तो खैर यूएसए ने उसको अरेस्ट हाँ भी कर तो लिया वो है। अभी, हाँ वो अभी लाइमलाइट पे इसलिए आया ना यूएसए के उसकी वजह से, मगर है ना, ये कनेक्ट नहीं हो पाया। एनीवेज, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? यस मैम। अच्छा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था? यस मैम। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको? फर्स्ट अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया, कितना टाइम लगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में? मैम जैसे ही पैसेज तो आसान था मैम, तो उसमें तो 17 मिनट या 16 में हो गया था। ओ, ग्रेट। जैसे कुछ कुछ टफ पैसेज रहते तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। हम्म, ठीक है, तो आपको, ओके फाइन, ठीक है, तो आरसी में मान के चलते हैं 20 मिनट्स आपको लग जाएंगे। आपको क्या लगता है, आपको आरसी पहले अटेम्प्ट, आपने पहला अटेम्प्ट किया है, तो मगर आपको क्या लगता है, आरसी पहले अटेम्प्ट करना चाहिए कि लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए?
मैम वो पैसेज की उस पर डिपेंड करेगा मैम, क्योंकि वो जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन देके पता चल जाता है कि मतलब किस हिसाब से मतलब पैसेज पैसेज का डायरेक्शन क्या होगी। करेक्ट, मैं इसलिए कह रही हूँ क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लो। आरसी का क्वेश्चन पहले पढ़ने से ना आप लोगों को एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि पैसेज किसके बारे में है, क्या ये अब फर्स्ट में अटेम्प्ट करने लायक है कि नहीं। ओके। यस मगर मैम। हाँ, जिसको भी आरसी में टाइम लग रहा है ना उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए फ्री माइंड होके, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे में 300 वर्ड्स लिखना, उसको लिमिट क्रॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, वो टाइम लिमिट नहीं क्रॉस कर पाओगे, आप लोगों को प्रैक्टिस हो गया है। मगर आरसी में अगर पैसेज डिफिकल्ट होगा तो फिर उसको आपको नहीं पता है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो आरसी का, इसलिए लास्ट में अटेम्प्ट करो तो बेटर रहेगा। यस मैम। ओके। यस मैम। आपका ये वाला तरीका बहुत अच्छा है विवेक, टॉप में क्वेश्चन लिख दो, बहुत यस सही है मैम। ये तरीका। ठीक है। और यहीं पर यहाँ पे वन मत लिखो, यहीं पे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर दो, 3-1। ओके। यस। यस मैम। ठीक है। और बाकी तो, बाकी मुझे तो बाकी सही है। ठीक है। अब मैं अन्नू का दिखा रही हूँ। बिल्कुल अनु का जैसे ही मैंने एग्जाम नाम लिया उसका मैसेज आ गया। चलिए, ये ज्वाइन कर लेती है, फिर मैं अनु का दिखाती हूँ। तब तक मैम मेरे को एक चीज शेयर करनी थी आपसे। हम्म। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि अगर जो प्रेस अगर उसके वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहे तो लास्ट में अपने अकॉर्डिंग लिख देना वर्ड, अगर ज्यादा एक्सीड हो गया तो एक्सीड में लिखना। तो ऐसे ही हाँ। मैंने नोटिस किया है, जैसे कि अब जैसे एग्जाम खत्म होता है ना मैम, ये हम्म। डिस्क्रिप्टिव वाला स्क्रीन बंद हो जाती है, बट वो जो हमारी शीट होती है वो 20 मिनट्स तक तो बिल्कुल भी नहीं लेती। तो अगर एलक्यू करे लास्ट में अटेम्प्ट, अगर वैसे लेकिन एक अनएथिकल है, बट सेकेंड, अगर टाइम ये मिले तो तो। ये ऑफलाइन एग्जाम है ना? यस मैम। क्वेश्चन स्क्रीन पे आते हैं मैम, जैसे अभी तक तो स्क्रीन पे आए थे। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आते हैं क्या? नहीं मैम, हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन। पेपर मिलेगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में हो रहा है ये पेपर तो। नहीं हाँ। मेरा नहीं, मेरा कहने का मतलब मैम जैसे कि एग्जाम ओवर होते ही सीट स्नैच नहीं करते। अभी तक जो डिस्क्रिप्टिव एक्सपीरियंसेस में ये है कि 20 मिनट्स तक तो सीट पास में रहती है, वो बट यहाँ बैठ तो के क्लास में बैठने कम लगते हैं। ही स्टूडेंट्स बैठेंगे, वहाँ तो जल्दी हो जाएंगी सीट्स। तो मैम क्या रहना चाहिए अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस, आरसी को लास्ट में अटेम्प्ट करें क्या उसको बीच में कर लें? देखो, अह एक सेकेंड, आरसी, अब सपोज आपको क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है, क्वेश्चन यस मैम। पेपर में ऐसा ऐसे पूछ लिया जो आपको पता है, आप, यस मैम। है ना, तो फिर क्या फायदा, आप सीधे फिर है ना ऐसे ही करो अटेम्प्ट। फ्लेक्सिबिलिटी रखो स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, अगर आपको एक किसी किसी का होता है कि इनहेरेंटली वो फील करते हैं कि मुझे आरसी डिफिकल्ट लगता है, एक अंदर से ही फीलिंग आती है कि मुझे आरसी डिफिकल्ट लगता है। ओके, उनके लिए मैं कह रही हूँ आरसी लास्ट में अटेम्प्ट करना, फाइन। जिन, यस मैम। गॉट इट। मगर बाकी है, अब जैसे आप चलो आरसी लास्ट में अटेम्प्ट करना है, मगर एससी और एलक्यू देख रही है तो मेरा पड़ा हुआ है, तो अटेम्प्ट यस मैम। करो सीधे उसको, फिर आरसी में मत जाओ। अब यस जिनको लगता है कि मुझे आरसी फर्स्ट में अटेम्प्ट करना है, मगर वो लोग भी अगर देख लेते हैं यार ऐसे तो मेरा पढ़ा हुआ है, तो फिर मत आना, आप आरसी अटेम्प्ट करो। अंडरस्टूड। और एक लास्ट लास्ट और क्वेश्चन होता है। और दूसरा, आपको एसए एलक्यू देख कर लग रहा है कि यार ये तो बुरा डिफिकल्ट है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, तो आरसी अटेम्प्ट करो पहले। ओके मैम। अंडरस्टूड। तो यस मैम। फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। देखिए, बॉटम लाइन क्या है कि आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, इस तरह से प्रोसीड करना है। कहीं पे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अपने आप को खुश रखोगे, कब खुश होगे आप? जब आपका एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से लिख लोगे तभी तो खुश होगे ना। यस अंडरस्टूड। मैम। तो इसीलिए इजी टू डिफिकल्ट लेवल जाना। ठीक है। अच्छा, यस मैम। अंजलि ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा अंजलि बताइए, कोई क्वेश्चन? हम्म। मैम एक्चुअली ना टाइम पे नहीं फिनिश हो पा रहा है। अच्छा आप बताइए, आपको कितना वक्त लगा इसको अटेम्प्ट करने में? मैंने लाइक टाइम तो वो नहीं किया बट
1 घंटे से तो ज्यादा ही था। अच्छा, एक सेकेंड, आपने टाइम बाउंड मैनर में आपने अटेम्प्ट नहीं किया टेस्ट पेपर, राइट? यस मैम। ओके फाइन। अब मुझे एक बात बताओ, आपको 2 घंटा लगा क्या? लाइक 1:30 हो ही गया होगा। अच्छा, यानी 1.5 घंटा आपको लगा। फाइन। यस मैम। ठीक है। ओके, आपने सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, सबसे पहले आर्ट से अटेम्प्ट, क्यों आपको ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था क्या? नहीं, बट पहले मैंने आरसी करा, फिर एलक्यू और ऐसे के लिए मुझे लगा कि टाइम लगेगा सोचने में, तो मैंने फिर बाद में देखा। ओके ओके ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना। अंजलि, अब देखो, नेक्स्ट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे, आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज है, 1 घंटे में खत्म करने की कोशिश करना। ओके। यस दूसरी मैम। चीज है, आपने क्वेश्चन नंबर कहीं पे नहीं लिखा है, तो जिस तरह से विवेक ने लिखा है इस तरह से टॉप में क्वेश्चन नंबर लिख दो। ओके। और यस अगर मैम। रीडिंग कॉम्पिटिशन अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहीं पे रीडिंग कॉम्पिटिशन बड़ा सा लिख दो। अंडरस्टूड? यस प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जामिनर एकदम मतलब आपके मार्क्स ही काट देगा, आपको पीनलाइज करेगा, समझो इस बात को। ओके। मैम। यस अच्छा, मैम। अब आपको ना कुछ याद है आपने आरसी कितने में अटेम्प्ट किया, कितने टाइम लगा आरसी अटेम्प्ट करने में? फर्स्ट आरसी अटेम्प्ट किया है, कितना टाइम लगा? मैम आरसी तो हो गया था टाइमली। फिर भी बताओगे ना? मैम एक तो ये डाउट है ना कि हमको वहाँ क्वेश्चन लिखना है। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड। वहां क्वेश्चन नहीं लिखना है डियर। ओके मैम। हाँ, वहां क्वेश्चन नहीं लिखना, आप लोग मत लिखो क्वेश्चन, अभी जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना उसमें क्वेश्चन नहीं लिखना है। आप सीधे टॉप में यहाँ पे आरसी लिख दो। और आरसी का क्वेश्चंस भी ऑल्टर नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। आई सी। ठीक है। बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, पता नहीं आरसी कौन से में था, शायद फर्स्ट था या सेकंड था, क्वेश्चन नंबर 2, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बस। तुम कितने फिर भी टाइम है, 20 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में? लाइक 15-20 मिनट्स में हो गया था। ठीक है, 20 मिनट्स में आरसी खत्म हो गया तो वेल एंड गुड, अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर, अब ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर तो दोगे, क्वेश्चन नंबर देना है मगर क्वेश्चन नहीं लिखना है। अंडरस्टूड? ओके, यस तो मैम। आपका 20 मिनट्स में आरसी खत्म हो जाएगा। ओके, फिर आप एलक्यू किए थे, एलक्यू में आपको कितना टाइम लगा था? मैम ऐसे तो याद नहीं है, लग गए होंगे लाइक 15-15 मिनट्स। दोनों एलक्यू में मिलाकर? नहीं, 15-15 ही शायद। ओके, 30 मिनट्स लगे थे। यस मैम। ठीक है, तो यानी ऐसे लिखने में आपको कितना देर लग गया होगा? बहुत टाइम फिर लगा होगा, हम्म। है ना? यानी आपका ऐसे टाइम लिया है, इसका मतलब तो यही है। और यस मैम। है ना, ऐसे आप अच्छा लिखे हो, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बहुत मतलब ऐसा टॉपिक लिया है जो कोई नहीं, अभी तक किसी ने नहीं लिया है, जितने ने अभी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है ना, आपने लिया ये। और जिस तरह से आपने, अगर मेरा आप आंसर देखोगे तो मतलब मेरा आंसर कुछ भी नहीं है। मतलब आपका आंसर, आपने ना हर चीज ले ली है, मैंने हर चीज नहीं ली, हर डायमेंशन को मैंने नहीं पकड़ा है, आपने लिया है। तो आंसर तो आपका अच्छा है। आपको पहला काम क्या करना है, आपका ऐसे सबसे ज्यादा वक्त लिया है। आप एक बार वर्ड लिमिट काउंट किए, वर्ड कितना लगा है? नो मैम। क्यों नहीं किए? आपको पता है आपका ये जो एस्से है ना, 350 वर्ड से भी ऊपर है, 350 वर्ड से ऊपर है आपका ये एस्से, साफ पता चल रहा है। छोटी छोटी राइटिंग, छोटी छोटी राइटिंग में 2 पेजेस में आपका ये 300 वर्ड्स हो जाएगा। आप कितनी छोटी राइटिंग है। दूसरे में गैप आपका है नहीं, वर्ड्स के बीच में, 2 लाइंस के बीच में गैप नहीं है। आपका तो 2 पेज में 300 वर्ड्स खत्म हो जाना चाहिए। और आपने क्या किया है, हाफ पेज से भी ज्यादा आपका लगा है, या हाफ पेज मान लो, आपका 350 वर्ड से भी ज्यादा लगा है। अब आपको समझ में आया आपका क्यों आपका टाइम जा रहा है यहाँ? यस मैम। आपको, अब जैसे आपने इतना डायमेंशन पकड़ा है, सब सही है, सारा रेलिवेंट है, मगर आप एक डायमेंशन को हटा दो। हम्म। इसको हटाओगे, आप देख लो। ओके, ओके। ये पूरा हटा सकते हो, हालांकि अच्छा है मगर हटा दो ना।
एग्जामिनर को भी आपकी लिमिटेशंस पता है ना, कि हम हर चीज 300 वर्ड्स में नहीं बता सकते हैं। अंडरस्टूड? यस ओके। मैम। अब ये वाली चीज हो गई। अब आप लोगों को अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, ठीक है, मुझे मोहित शायद बता रहा था या मयंक बता रहा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में वक्त लगता है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हो? जैसे आपने ऐसे लिया, क्या हम्म। ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करते हो तो कहीं पे कोई आप फुटनोट्स बनाते, कोई रोड मैप के लिए आप कहीं पे कुछ लिखते हो? अंजलि, यस मैम। कहाँ क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो? जैसे इस वाले में मैंने सोचा था, फर्स्ट थिंग विच केम इनटू माय माइंड वाज लाइक मेंटल हेल्थ। हम्म। तो आई रोट मेंटल हेल्थ एंड देन आई रोट एम्प्लॉयमेंट, हाँ। स्किल मिसमैच, अच्छा, ठीक एंड है। देन आई रोट दैट वो अभी क्योंकि एलिमनी वाली काफी चीजें चल रही हैं तो हम्म। उससे रिलेट किया था। हम्म। ओके। अच्छा, अब ओके। जो भी कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है क्या इस तरह से फुटनोट्स बनाते हैं? मयंक, तो ये मोहित, विवेक? मैंने बोला था आपको कि टाइम लगता है। अच्छा, तो आप किस जैसे तरह से कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो? जैसे कि टॉपिक था यूथ कैटलिस्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, तो मेरे को मैं पहले इंट्रोडक्शन सोचता हूँ कि लाइक मेरे को एनेक्डोट से स्टार्ट करना है या चीजें डिफाइन करके, अगर मेरे को कुछ एनेक्डोट याद आ रहा है तो। और मेरे को ये होता है कि सेकंड पैराग्राफ मेरे को हिस्टोरिकल ही जाना ही है, तो उसमें मैं हम्म। क्या पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ। देन क्वेश्चन में स्पेसिफिक बता रखा है सोशल और पॉलिटिकल, तो पहले सोशल से स्टार्ट करूंगा और उसमें क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, फिर पॉलिटिकल। और इनके अलावा जैसे मैंने एक डायमेंशन और देने की कोशिश की, जैसे टेक्नोलॉजी, बस सिर्फ 2 3 लाइन्स में ये वो मेंशन नहीं था, और फिर एक कंक्लूजन। और अच्छा, तो कंक्लूजन आपका, कैसे इंट्रो से कनेक्ट करना है। हाँ मोहित, आपका सेट है, यस आपका मैम। सेट है। कहने का मतलब यस सारा मैम। फिक्स्ड आपका कंटेंट है। मगर ये जो फिक्स कंटेंट है ना, वो हर ऐसे में काम नहीं आएगा। इस ऐसे में काम आ गया है। अगर आपका लक साथ दिया तो ये फिक्स कंटेंट अच्छा भी है और काम आ जाएगा। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में कितना टाइम लगा था? अभी ऐसे शुरू नहीं किया है आपने लिखना, तब आपको कितना टाइम लगा था ब्रेनस्टॉर्मिंग में? 5 to 10 मिनट्स। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 10 मिनट्स बहुत बहुत ज्यादा है। अंजलि, आपको कितना टाइम लगा? मैम लाइक 5 मिनट्स तो लगे हुए होंगे। लग ही गए होंगे, इसका मतलब 5 मिनट से ज्यादा भी लगे होंगे। जी। मयंक, ब्रेनस्टॉर्मिंग में कितना टाइम लगता है? मैम इतना ही लगा, 5 मिनट्स तो मिनिमम है ही, तो फाइव ज्यादा ही लगा मिनट्स था। तो फिर भी ठीक है, 10 मिनट्स एकदम सही नहीं है। हम्म। ओके। तो आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत डिटेल में मत जाओ। जब लिखोगे ना अपने आप फ्लो में आ जाओगे। अभी सिर्फ ऐसे फुटनोट्स तैयार करो, बस इस तरह से। ये रोड मैप हो गया है। ओके। कंक्लूजन में प्रॉब्लम नहीं होती है, पता है क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हम कनेक्ट करते रहते हैं और कंक्लूजन अपने आप आ जाता है निकल के। हमें पता है कि सारे की कॉम्पोनेंट्स को लेकर आना है कंक्लूजन में। अंडरस्टूड? तो इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, मैं मानती इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। मगर फुटनोट्स तैयार करो। और वही बात है, इंट्रोडक्शन आप कैसे, कोई भी जो कीवर्ड है, मैंने पहले भी बताया है, पूरा ऐसे क्वेश्चन में कोई भी कीवर्ड है उस कीवर्ड को देख लो। ओके। कीवर्ड को देखो आप कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड से ही शुरू कर सकते हैं आप लोग। गॉट इट? तो कीवर्ड, वो कीवर्ड ही आपको क्लू देगा कि आपको इंट्रो कैसे स्टार्ट करना है। अंडरस्टूड? क्लियर? ब्रेनस्टॉर्मिंग में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अपने आप को सेट करो। अब एक और चीज आप लोगों ने देख लिया, मैंने ग्रुप में भेज दिया है, ब्लू पेन यूज करने के लिए बोला है एडमिट कार्ड में। यस मैम। ओके। यस ये मैम। मैंने पहली बार देखा है कि एग्जाम में बोल रहा है कि एडमिट कार्ड भी सबमिट करना होगा। यस यस मैम। मैम। ये पहला एग्जाम ऐसा ही होता है क्या? मैंने तो कभी नहीं सुना। मैम टीयर 1 में भी इन्होंने ले लिया था सर। ओके, ठीक है। तो ब्लू पेन से ही लिखोगे स्टूडेंट्स। अब जब बोल रहे हैं तो आपको ब्लू पेन से लिखना है। ऐसे हार्ड एंड फास्ट होता नहीं है, मगर लिखा है एडमिट कार्ड में तो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। एक और चीज आपने देखी, आरसी में बोल रहा है कि 40 वर्ड्स में देना है। यस मैम। तो बस इसमें रेस्ट्रिक्ट होना है। अगर 40 वर्ड्स बोल रहा है तो यहां पर भी आपके टाइम बच जाएंगे। यस मैम। ओके। एक और चीज, अगर 40 वर्ड्स बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 45 वर्ड्स में नहीं लिख सकते हो। लिख सकते हो, आप 50 वर्ड्स में भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां पे ना बैठ मत जाना, अरे यार मेरा एक वर्ड एक्सीड हो गया, 2 वर्ड एक्सीड हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप 50 वर्ड्स में लिख लो।
अंडरस्टूड। हाँ, आप 40 का है 30 वर्ड्स में लिख रहे हो तो भी सही है। अंडरस्टूड? क्लियर? यस मैम। ऐसा नहीं यस है कि मैम। एग्जैक्ट 40 में लिखना है। आप बस क्वेश्चन का आंसर दो और कोशिश करो उसको कम से कम शब्दों में लिखो। एंड मैम अगर वहाँ पे 5 फैक्टर्स प्रेजेंट हो क्या तो मतलब चीज? हमें जैसे कोई क्वेश्चन में फैक्टर्स पूछ रहा है और वहाँ पे 5 है मतलब आरसी में, तो हाँ हमें सारा मतलब 5 के 5 ही लिखने हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं हाँ हाँ सोचना है कि हाँ, करेक्ट, एक्सीड हो हाँ। जाएगा। हाँ, 5 फैक्टर्स। तो क्या करना कि जो जब जो मैं बोलती हूँ ना क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो उसको शॉर्टन डाउन कर दो। 5 फैक्टर्स आर, 5 रीजंस आर, फाइव ओके। रीजंस आर। ओके, कोलोन, 1 2 3। अब इसमें भी अब सुनो, अब फैक्टर्स बोल रहा 40 वर्ड्स में लिखना है और 5 फैक्टर्स लिखने हैं तो उसको भी शॉर्टन डाउन कर दो। शॉर्ट मैं 5 फैक्टर्स लिखो मगर उसको क्रिस्प फॉर्म में लिख दो ना। ओके मैम। ठीक है, तो आपका टाइम तो ऐसे भी बच जाएगा आरसी में जब बोल ही दिया वर्ड लिमिट में। अंडरस्टूड? हम्म। और कुछ? मैम नेक्स्ट 5 डेज का क्या प्लान होना चाहिए? देखो, अब मयंक कह रहा है एक और टेस्ट पेपर। अगर मैं टेस्ट पेपर थर्ड रिलीज भी करती हूँ ना तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं टेस्ट पेपर बिना मॉडल आंसर से कभी रिलीज नहीं कर सकती। मैं करती नहीं हूँ, मैं देखती हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करते हैं। मगर मॉडल आंसर्स देने से क्या होता है कि स्टूडेंट्स मैच कर पाते हैं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे लिखना है, एक्सेट्रा। तो मॉडल आंसर्स एक तरीके से ना गाइड करता है। ओके, टॉर्च लाइट टाइप का होता है। अब तो मैं रिलीज नहीं कर पाऊंगी टेस्ट पेपर। 5 दिन में आपको क्या करना है, एक तो ये सेकंड टेस्ट पेपर देना है, आफ्टर 2 3 डेज का गैप के बाद सेकंड टेस्ट पेपर दोगे। अंजलि, टाइम बाउंड मैनर में दोगे। ओके, सिमुलेटेड एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के दोगे। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग में बैठ के दो। क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा फ्रेश फील करते हो तो आप अपना 100% डिवोट कर सकते हो। फाइन। तो उस हिसाब से आप एग्जाम दोगे। और आपको ट्रैक रखना है, जैसे अभी आप अंजलि मुझे बोल नहीं पा रहे हो, इतना ही लगा होगा उतना ही, ऐसा नहीं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो अपने आप आपका आपकी उंगलियां पेन सब चलेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 5 दिन में क्या करना है, एक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर लो। हाँ, अगर आपको किसी और इंस्टीट्यूट से टेस्ट पेपर मिलता है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर लो। अगर मिलता है कहीं पे, टेलीग्राम में तो बहुत इधर उधर टेस्ट पेपर्स घूमते रहते हैं। ओके, अगर मिलता है उसको भी अटेम्प्ट कर लो। आप मुझसे इवैल्यूएट करना करवाना चाहते हो तो वो भी करवा लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? और अपने आप को काम रखो, कंपोज रखो और खुश होकर एग्जाम दो। खुश होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? और कुछ? ठीक है फिर। मैम ऐसे क्या टॉपिक वाइज कुछ हमें 3 4 वो मिल सकते हैं क्या, कि जैसे कोई डिफेंस के ऊपर कोई टॉपिक आ रखा है, तो जैसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर दिमाग में एकदम से हम मतलब कुछ 3 4 पॉइंट्स ऐसे होते हैं, साइबर सिक्योरिटी है, देखो अभी है ना, मैकेनाइजेशन। सुनो, अभी दिसंबर मंथ का है ना, मैंने एडिटोरियल का है ना ग्रुप में शेयर किया है। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। डिफेंस का जैसे आप पूछ रहे हो ना, तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे एडिटोरियल पे आया था। मैंने ये यूपीएससी के लिए मैं कर रही हूँ एडिटोरियल्स का, फुटनोट्स तैयार कर रही हूँ। तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे ना लास्ट पेज में देखना, उसमें ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी आया है। ओके। यस मैम। तो वो एडिटोरियल आपको दिख रहा है ग्रुप में? ग्रुप। मैं भेज दूंगी आपके टास्क हाँ। में, ठीक है। नहीं मैम, मैं ऐसा कह रहा था जैसे जनरलाइज जो टॉपिक होते हैं, जैसे हेल्थ के लिए कुछ आ गया या फिर एनवायरनमेंट के लिए, तो हमारे बस ब्रेन में 3 4 पॉइंट ये तो हमेशा फिक्स होने चाहिए। लाइक हाँ, अगर उस टाइम समझ नहीं आ रहा तो बस हमारे वो एक तरह से मतलब हम क्रैम अप कर लें उनको 3 4 पॉइंट्स, करेक्ट। क्योंकि उन्हीं पे ही हम पैराग्राफ डेडिकेट कर दें। हाँ हाँ, नहीं तो नहीं, एकदम सही है। हम्म। ऐसा कुछ मतलब हमें मतलब आप या फिर आप प्रोवाइड कर दो, या फिर हम मतलब खुद से फिर हम कैसे करें कि 5 6 ऐसे टॉपिक्स लेके और सुनो मेरी एटलीस्ट बात, तीन चार एक पॉइंट्स एक चीज सुनना। यस मैम। एक तो ना आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, मगर उसमें भी ना, जैसे अगर आप बोलते कि चलो डिफेंस पे, ठीक है, हम्म। मगर प्रॉब्लम क्या है, डिफेंस को किससे कनेक्ट करेगा हमें नहीं पता है। डिफेंस यस को मैम। क्या मॉडर्नाइजेशन से कनेक्ट करेगा, डिफेंस को इंडियनाइजेशन से कनेक्ट करेगा, डिफेंस को सेल्फ रिलायंस से कनेक्ट करेगा। अंडरस्टूड?
यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आपको आप ये मत सोचना कि मुझे बस ये पॉइंट है, बस इसको कहीं पे भी देना नहीं। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का क्या डिमांड है। अब जैसे विमेन है, आपको पता है कितना ब्रॉड टॉपिक है। अभी मैं एडिटोरियल पढ़ रही थी तो विमेन को पीस बिल्डिंग से कनेक्ट किया था। लास्ट ईयर विमेन को पॉपुलेशन कंट्रोल से कनेक्ट किया था। और 2025 का शुरुआत वाला जो जनवरी का एडिटोरियल था, विमेन को क्लाइमेट चेंज है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिया भी है शायद, या आपको नहीं दिया, पता नहीं कहाँ पे दिया, किसी को तो दिया है। हाँ मैम, वो क्लाइमेट, ट्राइबल वुमेन के ऊपर था। हाँ, ये 2025 जनवरी में ये एडिटोरियल आया था। विमेन को क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट किया है। अंडरस्टूड। हम्म, तो इतना ब्रॉडर टॉपिक है ना, उस किससे कनेक्ट करेगा आपको पता ही नहीं है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। अंडरस्टूड। यस कनेक्शन मैम। किससे हो रहा है। अब जैसे मेन है, मेन को मैंने किससे कनेक्ट किया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से कनेक्ट किया है। यूथ को किससे कनेक्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन से। अब यूथ को कनेक्ट कर दो पॉलिटिक्स से, सिर्फ पॉलिटिक्स। ठीक है। अंडरस्टूड। यूथ यस मैम। एपैथी टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, एपैथी टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। यूथ एकदम डिसइंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। अब बताओ। तो फिक्स नहीं है ना, बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है। चाहे वो आप यूथ ले लो, डिफेंस ले लो, विमेन ले लो, इन्वायरमेंट ले लो, एग्रीकल्चर ले लो। एग्रीकल्चर सोचो। एक बार एक क्वेश्चन मैंने बनाया था एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर इज अ डाइंग प्रोफेशन। अब ये प्रोफेशन खत्म हो रहा है। आज किसान का बच्चा, किसान जो है ना, वो चाहता ही नहीं कि मेरा बच्चा किसान बने। फैक्ट है। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को किससे करंट करेगा हमें नहीं पता। एक ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है। तो आपको अपना दिमाग को खुला रखना, और एक चीज ध्यान रखना, ये आप लोग ना ऑब्सेशन है ना, डेटा का जो ऑब्सेशन है उसको भूल जाओ। ग्राउंडेड कंटेंट दो। जैसे अगर आप अंजलि का देखोगे ना, तो इसने, अगर आप इसका ऐसे पढ़ लो, ठीक है, अभी तो मैंने ना मतलब शेयर नहीं किया है, मगर अगर आप अंजलि का ऐसे पढ़ोगे ना, तो आप कहीं पे भी इसने डेटा नहीं दिया है। एकदम जमीन से जुड़ा हुआ कंटेंट है। एक ऐसा ऐसा एक लग रहा है, एक स्टोरी टाइप का है। और एक एक पुरुष है, वो अपनी आत्मकथा बता रहा है कि कितने वो प्रॉब्लम में फंसा, कोई सुन नहीं रहा है, कितने पेन में है। अब देखो, कहीं कोई कंटेंट, मतलब अब कोई डेटा स्टैटिस्टिक कुछ नहीं है इसके में। वो ये मोहित का देख लो, इसने भी कौन सा डेटा वेटा दिया है इससे में, नहीं। मयंक देता है, मयंक देता है, मगर जरूरी नहीं है। कुछ कुछ एग्जांपल्स इसने दिया, मगर जो एक स्टैट्स होता है ना, वो जरूरी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अंडरस्टूड। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, ये मत सोचो कि अरे मैं करंट नहीं दूंगा तो क्या होगा। ग्राउंडेड कंटेंट, एकदम ग्राउंडेड, जमीन से जुड़ा कंटेंट दो, रेलिवेंट दो, ऑर्गेनाइज वे में लिखो, खुला खुला लिखो। एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, क्योंकि आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कर रहे हो। बात समझो। ओके। यस मैम। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था, थोड़ा वेग है बट मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आप इतने एक्सपीरियंस टीचर हो, जैसे एग्जामिनर को 100-200 कॉपी चेक करनी है, तो मतलब पहला किसी की आंसर शीट देके पहला पॉइंट क्या डिटरमाइन करता है कि मेरे को इसको मार्क्स देने हैं? मतलब क्या इंप्रेशन होता है कि नोट वो आंसर कॉपी देखे एग्जामिनर, और फिर आप कैसे डिसाइड करते हो मैम, क्या इंप्रेशन देखो क्या मैं होता है पहले? बताऊं, मैंने एक बार यस। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर्स को चेक किया था। मुझे मौका मिला था राजस्थान यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएशन के पेपर्स को एवेलुएट करने का मौका मिला था। आप सोच सकते हो मेरे पास कितने पेपर्स आए होंगे, 1000 से भी ज्यादा। यस मैम। ठीक है। आप बिलीव करोगे, क्या हम लोग, और हम लोगों को ना एक मतलब घर में हम लोग नहीं इवेलुएट कर सकते हैं, हम लोगों को एक हॉल दिया जाता था, उसमें यस मैम। सारे फैकल्टीज बैठे रहते थे, वो लोग इवेलुएट करते, सब अपना अपना वो करना। और हाँ, हम लोग देख कभी नहीं जाते थे वहां पे, हम लोग को इशू किया जाता था। ओके। तो आप बिलीव, मैं आपको बताती हूँ क्या मेरा उस समय माइंडसेट रहता था। हम लोग, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा बैठ पाती थी, उससे ज्यादा मैं नहीं बैठ पाती थी। तो शुरुआत जो फर्स्ट 1 आवर होता था ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज, फ्रैंकली स्पीकिंग,
yes, अच्छे से पढ़ के इवेलुएट करना। और ये मेरा ही नहीं था, हर टीचर्स का बताऊं। और हर टीचर्स का ना एग्जॉशन पीरियड का टाइम होता था। कोई टीचर्स 1 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाते थे, कोई टीचर तो 15 मिनट में, कोई टीचर तो एग्जॉस्ट होके आते ही थे। अरे यार, इवेलुएट करना पड़ेगा और पैसा भी मिल रहा है, ठीक है। अरे यार, इवेलुएट करना मतलब कि वो तो शुरुआत ही एग्जॉस्ट से करते थे। ओके, सैचुरेशन पॉइंट शुरुआत में ही आ जाता है, और किसी किसी का 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे। मेरा भी आता था, मगर जब मेरा सैचुरेशन पॉइंट आता था ना, उसके बाद मुझे कोई लाइन ही नहीं समझ में आती थी। आई टेल यू, जो स्टूडेंट लिखा ना, कुछ नहीं समझ में आता था। और ऐसा भी मैंने पेपर चेक किया है कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, एंड स्टिल आई एम इवेलुएटिंग, आई टेल यू, एंड आई हैव डन दिस। जब मैंने, और मेरे को एक ही मौका मिला था, वो 1000 कॉपीज मैंने इवेलुएट किया था। और उस 1000 कॉपीज में एक कॉपी में कितने पेजेस होंगे? करीब 40 पेजेस, 40 पेजेस इवेलुएट करने होते थे। अंडरस्टूड? तो आपने लिखा है मोहित, और आपका नहीं क्लियर हुआ है, मेरिट आउट हो रहे हो, तो आप सेल्फ डाउट में मत रहना। एग्जामिनर, मैं इसलिए तो कह रही हूँ, एग्जामिनर एक इंसान है। क्यों मैं बोलती हाईलाइट करो? सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, फिर एग्जामिनर पढ़ना नहीं चाहता है। फिर वो yes, जो उसको आंखों में दिख रहा है ना, चमक रहा है ना, बस उसी को देखता है। हाँ, लिखा ही होगा बच्चे ने, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ चल चलो मार्क्स दे दो। अंडरस्टूड? yes, ma'am. इसीलिए, और से अगर आप लोगों का किसी का भी एग्जाम नहीं क्लियर होता है ना कहीं स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखना, डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपको सक्सेस मिल रहा है, डेस्टिनी है उसमें, उसका आपका हाथ है उसमें। याद रखना, आपका भी हाथ है और आपकी डेस्टिनी का भी हाथ है। ओके, तो ये चीज कभी मत भूलो। और है ना, आप लोग बस अच्छे से एग्जाम दे दो, बाकी रिजल्ट की मत चिंता करना, क्योंकि रिजल्ट आना, आपका जॉब लगना, गवर्नमेंट जॉब लगना, ओके, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स है ना, बहुत फैक्टर्स अपना ना काम करते हैं। सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता कि मेरा, अगर सिर्फ हार्डवर्क ही अगर फैक्टर होता ना, तो मैं आपको सच कह रही हूँ, आज मैं कॉलेज में प्रोफेसर होती। अगर सिर्फ हार्डवर्क फैक्टर होता, क्योंकि मैं पढ़ाना हमेशा से चाहती थी, मगर मैं कॉलेज में पढ़ाना चाहती थी, मैं पीएचडी करना चाहती थी, और मैं बहुत मेहनती थी, बहुत ज्यादा। मगर सिर्फ हार्डवर्क नहीं होता है। मेरी डेस्टिनी लिखी नहीं थी कॉलेज में, मेरी डेस्टिनी इंस्टीट्यूट्स में लिखी हुई थी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लिखी थी, तो मैं वहीं पे आई हूँ। जहां पे डेस्टिनी लिखेगी, आप वहीं पे आओगे, चाहे आप कहीं पे भी हार्डवर्क कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो। Yes, ये ma'am. ये चीज आप लोग को शायद अभी नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आता था। मैं सोचती थी मैंने जिस पे हाथ डाल दिया है, बस मेरा वो चीज मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मेरी ऐसी सोच थी व्हेन आई वाज इन अर्ली 20s। क्योंकि मैं Uh, कभी भी एग्जाम देके सारा क्लियर, जो इंटरव्यू दिया सब क्लियर, तो मेरे में तो कॉन्फिडेंस तो क्या बोलूं, एकदम आसमान छूता था। मगर जब मैंने फेलियर देखना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया। अंडरस्टूड? तो yes, फेलियर ma'am. क्या है, वो आपको सिखाएगा भाई। मैंने नेट का एग्जाम 5 बार दिया है, नेट का एग्जाम, जेआरएफ का एग्जाम 5 बार दिया, 5ओं बार क्लियर नहीं हुआ। मैंने तो हार्डवर्क किया Yes, था, मगर नहीं हुआ क्लियर। तो अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वो yes, फेलियर ma'am. ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आसमान छू रहा था ना, वो जमीन पे आ गया। और मैं सेल्फ डाउट में भी आ गई थी, मगर ठीक है, मैं उससे भी उभर उभर गई। हर हर की जिंदगी में वो फेज आता है, फेलियर सक्सेस सारे फेज आते हैं। ओके, मगर उससे हमें सीखना है, सक्सेस से भी सीखना है, फेलियर से भी सीखना है। Yes, ma'am. अंडरस्टूड? एग्जाम जब दोगे एग्जामिनेशन हॉल में, मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, खुश होके दो। और खुश कब होगे? जब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो आपको आता है। अंडरस्टूड? और लास्ट में वो Yes, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको नहीं आता है। ओके, yes, ma'am. ओके देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। Okay, thank you, थैंक यू ma'am. मैम।